दोस्तों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सीआरपीसी दोनों को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सीपीसी 1908, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, राइट। यानी सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 का जो कानून है वह आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें कि हम लोग AIB 20 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीसी 1908 को कवर करने वाले हैं। इसमें जो हमारा फोकस एरिया था आप सभी को मैंने पहले भी बता चुका है। सीपीसी में जो हमारा फोकस एरिया था वो क्या था? जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार। और ये जुरिस्डिक्शन भी दो प्रकार का हो जाएगा, एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। यानी टेरिटोरियल हो गया क्षेत्र वाला जो क्षेत्राधिकार होता है एरिया वाइज, वो हो गया टेरिटोरियल। और पेक्यूनियरी हो गया धन संबंधी जो अधिकार होता है, जो धन संबंधी अधिकारिता होता है वो होता है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। तो ये हम लोग जो है दोनों को कवर करेंगे, राइट। यानी जुरिस्डिक्शन जो पार्ट है इसको हम अच्छे से कवर करेंगे सीपीसी में। और उसके बाद दूसरा जो फोकस एरिया था हमारा वो था रेस जुडिकाटा, राइट। यानी पूर्व न्याय का जो है सिद्धांत, यानी रेस जुडिकाटा को भी हम लोग कवर करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बेयर एक्ट में रेस जुडिकाटा कहाँ पे है, कौन से सेक्शन में है, कौन से पार्ट में है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। या जुरिडिक्शन कहाँ पे है, जुरिडिक्शन जो है कितने प्रकार के होते हैं और वो किस तरह से कौन से कोर्ट को क्या क्षेत्राधिकार है, जुरिडिक्शन है, वो चीज आपको पता होना चाहिए। AIB एग्जाम का जो तैयारी है ना वो आपको डिटेल में नहीं करना है। आपको ये नहीं है कि आप जुडिशरी का तैयारी कर रहे हो या बिहार APO का तैयारी कर रहे हो या कोई अदर जो एग्जाम होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम वो तैयारी कर रहे हो। हालांकि AIB 20 एग्जाम जो है सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बट इसमें आपको क्या है कि एक ही पेपर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन तो आते नहीं है। आपको जो है सारे बेरेक्ट को कवर करना है, तो उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, उतना डिटेल में जो है आपको गहन अध्ययन नहीं करना है। करना क्या है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। जैसे अगर आपके सामने बेरेक्ट रहेगा, राइट, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है रेस जुडिकाटा से, राइट, तो रेस जुडिकाटा कहाँ पे है, तो फटाफट हम सीपीसी का बेरेक्ट लेंगे, सेक्शन 11 में देखेंगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में है। तो ये चीज जो है सिर्फ पता होना चाहिए। बाकी जो है आप डिटेल में जब तैयारी करोगे, किसी अदर एग्जाम का तैयारी करोगे, जुडिशरी एग्जाम या बिहार एपीओ का, तो उसमें आप डिटेल में अच्छे से पढ़ना। और मैं खुद जो है एक्सप्लेन करके जो है एक एक सेक्शन को जो है डिटेल में हम लोग समझेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। बट अभी क्या है कि AIB की तैयारी बहुत जल्दी जल्दी करना है, कवर करना है और बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसीलिए आपको सिर्फ शॉर्ट में पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। तीसरा जो हमारा फोकस एरिया था वो है ऑर्डर 7 रूल 11। इससे क्वेश्चन आता है अक्सर। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे पिछले 5-10 सालों को, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के जो है टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ऑर्डर 7 रूल 11 इसको भी हम लोग कवर करेंगे सीपीसी में। अब सीपीसी में आपको एक बात और जानकारी होना चाहिए, जो जैसे बाकी बहुत सारे जो बैरक है, जो बहुत सारे जो कानून है देश में, उसमें क्या है कि ज्यादातर जैसे ज्यादातर जो लॉ है उसमें क्या है, सेक्शन है या सब सेक्शन है, राइट। सेक्शन है, सब सेक्शन है, या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जैसे आर्टिकल है, राइट। लेकिन सीपीसी में क्या है, सीपीसी में क्या है, सेक्शन भी है, ऑर्डर और रूल, ये सब। यानी सेक्शन प्लस ऑर्डर रूल, ये सब कुछ जो है आपको सीपीसी में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आप सीपीसी को जो है इतना इजी वे में मत लीजिए। और इससे जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप सभी को पता होगा। सीपीसी से जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। और सीपीसी का जो है ऐसा नहीं है कि ओल्ड अलग है न्यू अलग है, बस सीपीसी है तो सीपीसी है 1908 का। तो इसीलिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसमें सेक्शन भी होगा, ऑर्डर रूल सब आएगा। तो इससे जो है आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और बाकी जो लॉ है, सेक्शन सब सेक्शन है, आर्टिकल है, वो सारे जो है इस तरह से अलग अलग हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए अब ध्यान यहाँ पे आ जाता है, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है ना, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 का कानून है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 6 को। हालांकि सेक्शन 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट 1 से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको सेक्शन 6 को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सेक्शन 6 में है पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, यानी धन संबंधी जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में बात किया गया है। अगर आप सभी के पास भी बेरेक्ट है सीपीसी का, तो सीपीसी 1908 का जो बेरेक्ट है उसका जो है आप पेज नंबर 5 जो पेज नंबर है वो आप निकाल लीजिए। सेक्शन 6 में पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन ये क्या कहता है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसका हिंदी हो गया धन संबंधी अधिकारिता। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन का मतलब हो गया धन संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी धन संबंधी अधिकारिता। किस कोर्ट को कितने अमाउंट तक का जो है धन संबंधी जो मामला है वो सुनने का अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं जुरिडिक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सेव इन सो फार एज इन अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड nothing herein contained shall operate to given any court jurisdiction over suits the amount or value of subject matter of which exceed the pecuniary limit if any of its ordinary। देखिए इसमें कह रहा है कि अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय उसकी किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों पर अधिकारिता दे दे जिनकी रकम या जिसकी विषय वस्तु का मूल्य
उसकी मामूली अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अधिक है। देखिए इसमें कह रहा है कि सेक्शन 6 में कह रहा है सिंपली कि जो पेक्यूलियरी जुरिडिक्शन है इसका मतलब होता है धन संबंधी क्षेत्राधिकार। तो किस कोर्ट को कितने अमाउंट तक का जो मैटर है वो सुनने का अधिकार है, कितने अमाउंट तक का वो केस देख सकता है, इस चीज का जो है उसको कहीं ना कहीं क्षेत्राधिकार है और वो बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्ट जो है कितना भी अमाउंट का मैटर है कोई भी कोर्ट के अंदर जो है उसका कोई भी न्यायालय के अंदर सुनवाई हो जाएगा उस सूट का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस न्यायालय को जितना जुरिडिक्शन है, जितना अमाउंट तक का जुरिडिक्शन है, ठीक है, उसी अमाउंट तक का जो केस है मैटर है उसको सुन सकता है। ये कह रहा है पेक्यूलियरी जुरिडिक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट 1 में। सीपीसी जो है सिविल प्रोसीजर कोड, इसका पार्ट 1 जो है आपको सेक्शन 9 से स्टार्ट हो जाता है, आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रेस जुडिकाटा है, जुरिडिक्शन है, वो कहाँ पे है। तो रेस जुडिकाटा, जुरिडिक्शन, ये सब जो है सूट्स इन जनरल, ये कहाँ पे है, पार्ट 1 में है। सीपीसी का पार्ट 1 में है सूट्स इन जनरल, है ना। जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस जुडिकाटा। तो हम लोग का जो फोकस एरिया है वो क्या है, जुरिडिक्शन है और रेस जुडिकाटा है। तो ये दोनों जो फोकस एरिया है ये कहाँ मिल गया हमको, पार्ट 1 में, सूट्स इन जनरल में। जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट ये भी मिल गया और रेस जुडिकाटा ये भी मिल गया, दोनों हमको इसी में मिल गया। तो अब यहाँ से सेक्शन 9 जो है स्टार्ट हो गया पार्ट 1 में। तो आपको याद रखना पड़ेगा, पार्ट 1 में है सूट्स इन जनरल, उसमें है जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस जुडिकाटा, ये दोनों पार्ट 1 में है। और सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 14 तक जो है इसमें है ना। सेक्शन धारा 9 से लेकर के 14 तक है। तो आज हम लोग ये जो 9 से 14 तक का जो धारा है सीपीसी का, आज हम लोग सारे के सारे सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। सेक्शन 9 में देखिए क्या कह रहा है, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बेयर्ड। देखिए भाग 1 है सीपीसी का, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, इसका भाग 1 यानी पार्ट 1 में है सूट्स इन जनरल, यानी साधारणतः वादों के विषय में, जो सिंपल केसेस होता है उसके मैटर में बात कर रहा है ये, सेक्शन 9 से 14 तक। इसमें है न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय, न्यायालय का जो कोर्ट का जुरिडिक्शन है उसकी बात करेंगे हम लोग, और जो रेस जुडिकाटा है पूर्व न्याय है उसकी बात करेंगे। धारा 9 में आ जाते हैं डायरेक्ट सेक्शन 9 में। इसमें क्या कह रहा है, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बेयर्ड, है ना। जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। यानी कोई भी सिविल कोर्ट है, एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो सीपीसी 1908 है यानी सिविल प्रक्रिया संहिता, इसका जो भी धारा है या जो भी ऑर्डर है, रूल है, कुछ भी है, तो इन सब से रिलेटेड जो भी मैटर है, सिविल मामले जो होते हैं, सिविल मैटर, सिविल केसेस, वो कौन से न्यायालय में सुने जाएंगे, सिविल कोर्ट में, यानी व्यवहार न्यायालय यानी सिविल न्यायालय में ही सुने जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो क्या क्या सिविल सूट जो है फाइल कर दिया किसी क्रिमिनल कोर्ट में जाके, तो ऐसा होगा नहीं। यानी सिविल सूट जो है या सिविल जो केसेस हैं वो सिविल कोर्ट्स में ही उसकी सुनवाई की जाएगी। और सेक्शन 9 में कह रहा है कि कोई भी कोर्ट है, कोई भी सिविल कोर्ट है, तो वो कोई भी प्रकार का सिविल वाद है उसका विचारण करेगा जब तक कि वर्जित ना हो, जब तक कि रोक नहीं लगाया गया हो, अनलेस बेयर्ड, है ना। ये धारा 9 में कह रहा है। न्यायालयों को इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रक्रिया के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। कह रहा है कि कोई भी न्यायालय है उसमें जो भी उपबंध है सीपीसी के तहत, उसके अंतर्गत रहते हुए उन वादों को के सिवाय जिनका, उस वादों को नहीं सुनेगा जिस जो अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित, अगर जो वर्जित है तो उसको नहीं सुनेगा, जो बेयर्ड किया हुआ है। लेकिन बाकी जितने भी केसेस हैं सिविल केसेस, उन सभी को जो है वो सुनने का अधिकारिता है उसके पास, कोई भी कोर्ट है। ये बात कहां पे कह रहा है, सेक्शन 9 में, धारा 9 में। स्पष्टीकरण, जो पहला स्पष्टीकरण है उसको देखते हैं क्या है। वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है। अगर कोई भी केस है, अगर उसमें जो है मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है या कोई पोस्ट से रिलेटेड कोई केसेस है, तो इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से आलंबित है, सिविल प्रक्रिया का वाद है। ये सारा जो स्पष्टीकरण है इसको आप अच्छे से देख सकते हो। यानी सिंपली समझ लीजिए, सेक्शन 9 में कह रहा है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल याद रखना है। सेक्शन 9 में जो है कह रहा है कोई भी कोर्ट है, कोई भी सिविल कोर्ट है, कोई भी सिविल सूट या कोई भी सिविल केस जो है सुन सकता है जब तक कि उस पर्टिकुलर केस को बेयर ना किया हो, ठीक है, उस पर जो है वर्जित ना लगाया गया। धारा जो 10 है सेक्शन 10, इसमें कह रहा है स्टे ऑफ सूट। सेक्शन 10 में कह रहा है स्टे ऑफ सूट। तो स्टे ऑफ सूट क्या होता है, स्टे ऑफ सूट का मतलब हो गया वाद को रोक दिया जाना। अब मान लीजिए कोई भी वाद जो है फाइल किया गया, सिविल सूट कोर्ट के अंदर फाइल किया गया, सिविल कोर्ट के अंदर, तो उस वाद को स्टे लगा देना, यानी उसको रोक देना, इसकी बात कर रहा है धारा 10 में। कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के
जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं कि किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद है, आगे कार्रवाई नहीं करेगा। जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में किसी भी अन्य ऐसे न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सीमाओं पर पूरे होने वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, चालू रखा गया है और वैसी ही अधिकारिता रखता है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। देखिए कह रहा है कि कौन से ऐसा कौन सा केस होगा, कौन सा सूट होगा सिविल कोर्ट के अंदर जिसके स्टे लगाया जाएगा, जिसको रोका जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है कोई भी कोर्ट है ऐसे किसी भी वाद को विचारण के लिए विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। क्या दावा करते हैं? किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षता और सारतः विवाद है। अगर वो दावा कर रहा है कोई भी पक्षकार कि इसमें जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्षता डायरेक्टली या सारतः विवाद है, आगे कार्रवाई तब क्या होगा? नहीं होगा। और उस वाद को क्या किया जाएगा? अगर उच्चतम न्यायालय में निलंबित है तो उस वाद को क्या होगा? रोक दिया जाएगा, यानी स्टे ऑर्डर लगा दिया जाएगा। ये बात कर रहा है धारा 10 में सेक्शन 10 के अंदर। अब देखिए हम आ जाते हैं सेक्शन 11 जो सीपीसी का है, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर आ जाते हैं। धारा 11 में कह रहा है रेस जुडिकाटा पूर्व न्याय। पूर्व न्याय क्या क्या है? इससे क्वेश्चन तो आता ही है, इसको पहले समझते हैं। पूर्व न्याय क्या होता है? कह रहा है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षता और सारता, वही बात इसमें भी कह रहा है, 10 से रिलेटेड मिलता जुलता चीज है इसमें। उसमें कह रहा था स्टे ऑफ सूट यानी रोक लगा देना, और रेस जुडिकाटा जो है पूर्व न्याय का बात कर रहा है। तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में है और सेक्शन 10 में है स्टे ऑफ सूट, है ना। तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा, देखिएगा। जो धारा 11 है, सारता विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। क्या दावा करते हैं? जब कब रोक लगाया जाएगा और कब जो है पूर्व न्याय वाला जो बात आएगा रेस जुडिकाटा, उसको देखिए पॉइंट क्या है। क्या दावा करते हैं? किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सरतः विवाद रहा है। ये दावा अगर कर दिया कोई पक्षकार की किसी पहले से जो किसी अदर कोर्ट में वो जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी आप बोलिए, अगर वो केस चल रहा है तो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से भी निश्चय किया जा चुका है, इसका बात कर रहा है। इंग्लिश में पढ़ते हैं अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आया। रेस जुडिकाटा कह रहा है नो कोर्ट सेल ट्राई एनी सूट, यानी कोई भी कोर्ट जो है किसी प्रकार का जो सूट है, सिविल मामला है, वो नहीं ट्राई करेगा और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंटली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंटली इन इशू इन अ फॉर्मल सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। अगर कोई सेम पार्टी के बीच और वही जो है मैटर में किसी अदर कोर्ट में या किसी और जगह उस तरह का केसेस चला हुआ है पहले से, और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, अगर सेम टाइटल का कोई टाइटल सूट फाइल किया है या इस तरह का मामला किसी अदर कोर्ट, तो इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट of the suit in which such issue has been subsequently raised and has been beared and finally decided by such court। देखिए तो इसमें जो सबसे उच्चतम कोर्ट होगा ना, उसके द्वारा जो फैसला दिया जाएगा, उसके द्वारा जो भी डिसाइड किया जाएगा वही होगा। तो रेस जुडिकाटा का मतलब हो गया पूर्व न्याय, यानी अगर मान लीजिए दो पार्टी है, ए बी पार्टी है और ए जो है ए बी पार्टी है, ठीक है, ए फर्स्ट पार्टी बी सेकेंड पार्टी, ठीक। अब फर्स्ट पार्टी का या सेकंड पार्टी दोनों में से कोई पार्टी जो है, मान लीजिए किसी कोर्ट में सूट फाइल हुआ है और उसमें से दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी का कहना है कि हम लोग का जो ये जो इस सूट फाइल हुआ है या कोई भी मैटर फाइल किया गया है इस सिविल कोर्ट में, ये सूट हम लोग सेम जो है किसी अदर कोर्ट में पहले से चला हुआ है, ठीक है, या किसी अन्य जगह या किसी उच्चतम कोर्ट में भी चला हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर स्टे लग जाएगा और जो पूर्व कोर्ट में, पिछले कोर्ट में जो सबसे उच्चतम कोर्ट में जो भी वो पर्टिकुलर केस था, उसका जो जजमेंट या उसमें जो सुनवाई हुआ उसी वही जो है फाइनल जजमेंट माना जाएगा, ठीक है। यही कह रहा है रेस जुडिकाटा। आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है पूर्व न्याय वाला जो धारा है 11, इसको आप बहुत सारा स्पष्टीकरण दिया है आपको समझाने के लिए। तो स्पष्टीकरण जो है सारा का सारा स्पष्टीकरण 1 से लेकर 8 तक का जो स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन, इसको आप अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना। आपका जो रेस जुडिकाटा वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बस एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश किया। धारा जो 12 है टू फर्दर सूट, क्या कह रहा है, बार टू फर्दर सूट, है ना। सेक्शन 12 क्या कह रहा है, अतिरिक्त वाद का वर्जन, ठीक है। अतिरिक्त वाद यानी एक्स्ट्रा जो केस होता है
है ना, उसमें कह रहा है कि फर्दर सूट जो है उसका वर्जन यानी उस पे कैसे वर्जित यानी लगाया जाएगा, रोक लगाया जाएगा, जहां वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संस्थित करने के नियमों द्वारा प्रवारित है, जहां वह किसी ऐसे न्यायालय में जिसे यह संहिता लागू है, कोई वाद ऐसे वाद हेतु के संबंध में संस्थित करने का हकदार नहीं होगा। इसको समझिए ध्यान से, जो 11 के बाद जो 12 है उसमें कह रहा है अतिरिक्त वाद का वर्जन। अब अतिरिक्त वाद का वर्जन क्या है, जहां वादी, वादी मतलब जो फर्स्ट पार्टी है केस करने वाला, किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में, अगर कोई स्पेशल कोई सूट है या केस है उसके संबंध में अतिरिक्त वाद संस्थित करने से, ठीक है, अतिरिक्त वाद जो है संस्थित करने से नियमों द्वारा प्रवारित है, तो वहां वह किसी ऐसे न्यायालय में जिसे यह संहिता लागू है, वाद ऐसे वाद हेतु के संबंध में संस्थित करने का हकदार नहीं होगा। बात समझ में आ गया? इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्या है, वेयर अ प्लेंटिफ इज precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit respect of such cause of action in any court or to which this code applies। है सेक्शन 13, ये क्या कह रहा है, when foreign judgment not conclusive, यानी जो विदेशी निर्णय होता है वो कब निश्चायक नहीं होगा उसकी बात कर रहा है। विदेशी निर्णय यानी जो फॉरेन जजमेंट होता है वो कब निश्चायक नहीं हो जाएगा, यानी कंक्लूसिव नहीं होगा, उसकी बात कर रहा है धारा 13 में। ठीक है, विदेशी निर्णय उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच या उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, प्रत्यक्षता न्याय निर्णीत किसी विषय के बारे में वहीं के सिवाय निश्चयात्मक होगा। जहां अब देखिए कह रहा है कि फॉरेन जजमेंट अगर है तो वो कहाँ निश्चयात्मक नहीं होगा, कंक्लूसिव नहीं होगा, लेकिन कहां पे कंक्लूसिव होगा, तो वह जहां पे वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया है। अगर वो जो है जो सक्षम अधिकारिता जो जुरिडिक्शन वाला कोर्ट है उसके द्वारा नहीं सुना गया है, या वह मामले में गुनगुन के आधार पर नहीं दिया गया है, ठीक है, where it has not been given to merits of the case, है ना, गुनागुन के आधार पे नहीं दिया गया है, या कार्रवाइयों के संस्कृत सदर्शन स्पष्ट है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर या भारत की किसी भी विधि को उनके मामलों में जिनको वह लागू है मान्यता देने से इनकार पर आधारित है। यानी कुछ यहाँ पे जो है ABCD से लेकर के F तक जो है A to F जो पॉइंट है, इसके तहत अगर कोई मामला जो है निर्णायक विषय में होगा तो उसमें क्या होगा, निश्चयात्मक नहीं होगा, यानी कंक्लूसिव नहीं होगा। जो फॉरेन जजमेंट होता है विदेशी निर्णय वो कंक्लूसिव कब नहीं होगा उसके बारे में बात कर रहा है धारा 13 में सेक्शन 13 में। जो धारा 14 है सेक्शन 14, इसमें कह रहा है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। प्रिजम्पशन क्या है, विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा। जो विदेशी निर्णय होता है फॉरेन जजमेंट होता है उसके मामले में जो उपधारणा यानी प्रिजम्पशन लगाया जाता है वो कहां पे है, धारा 14 में, CPC का सेक्शन 14 में है। तो विदेशी निर्णय के बारे में उदाहरण, न्यायालय किसी ऐसे दस्तावेज के पेश किए जाने पर जो विदेशी निर्णय की प्रमाणिक प्रति होना तत्पर्य है, यदि अभिलेख से इसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है तो यह उपधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुना गया था, किंतु ऐसी उपधारणा को अधिकारिता का अभाव साबित करके विस्थापित किया जा सकेगा। देखिए जो विदेशी निर्णय होता है फॉरेन जजमेंट विदेशी कोर्ट का, है ना, फॉरेन कोर्ट का, तो उसमें बताया जा रहा है कि भारत में अगर किसी भी ऐसा कोर्ट के अंदर जो है कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है या विदेशी निर्णय जो फॉरेन जजमेंट होता है उसका कोई प्रमाणित कॉपी जो है सबमिट किया जाता है ना, या सिंपली समझिए कि सर्टिफाइड कॉपी जो है सबमिट किया जाता है, तो वो जो है ना प्रतिकूल प्रतीत अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रिजम्पशन किया जाएगा। क्या प्रिजम्पशन किया जाएगा कि ऐसा निर्णय जो है पर्टिकुलर उस कोर्ट के द्वारा जो अधिकारिता जो जुरिडिक्शन वाले कोर्ट में सुना गया था उसमें जो है सुना गया था, किंतु ऐसी उदाहरणा से क्या होगा, ऐसी उदाहरणा को अधिकारिता का अभाव, है ना, जुरिडिक्शन, लैक ऑफ जुरिडिक्शन हो जाएगा, ठीक है, साबित करके विस्थापित कर दिया जाएगा। आप विस्थापित को इंग्लिश में आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्या है, इंग्लिश में क्या कह रहा है, the court shall presume upon the production of any document purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the country appears contrary appears the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction। यानी धारा 14 जो है सेक्शन 14 इसमें कह रहा है कि ये प्रिजम्पशन किया जाएगा, उपधारणा किया जाएगा
अगर कोई फॉरेन कोर्ट का फॉरेन जजमेंट है और इंडिया के किसी कोर्ट में उसका सर्टिफाइड कॉपी या कोई भी प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है वो अगर लगाया जाता है, फाइल किया जाता है, तो उस कंडीशन में ये प्रिज्यूम किया जाएगा, प्रिजम्पशन किया जाएगा कि पर्टिकुलर जो ये मैटर है ये फलना फलना जुरिडिक्शन वाले जो कोर्ट है उसमें ऑलरेडी जो है सुना जा चुका है। और ये उपधारणा जो किया जाएगा ये कहीं ना कहीं इसके बाद क्या होगा, ये लैक ऑफ जुरिडिक्शन के वजह से इसको क्या होगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। ये कहां पे है, सेक्शन 14 में, धारा 14 सीपीसी के अंदर जो है जुरिडिक्शन में हम आपको बता दिए फोकस एरिया क्या था, जुरिडिक्शन। तो जुरिडिक्शन और रेस जुडिकाटा कहां पे है, पार्ट 1 में है, सूट्स इन जनरल, जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस जुडिकाटा। इसमें आपको पता चल गया जुरिडिक्शन के बारे में और रेस जुडिकाटा दोनों के बारे में समझ में आ गया, सेक्शन 9 से लेकर के 14 तक। और इसके अलावा जो है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ये तो समझ में आएगी आपको कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है, एरिया वाइज जो क्षेत्राधिकार है, अलग अलग कोर्ट का अलग अलग क्षेत्राधिकार है। और पेक्यूनियरी हो गया जो धन संबंधी क्षेत्राधिकार है, तो इसके बारे में हम लोग धारा 6 में समझ गए। और इसके अलावा रेस जुडिकाटा जो है सेक्शन 11 में है, तो 10, 11 दोनों को आप लोग समझ लीजिएगा, आपको रेस जुडिकाटा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज जो है हम लोग ये दोनों टॉपिक कवर कर चुके हैं। आगे की क्लास में हम लोग ऑर्डर में जाएंगे, ऑर्डर 7 रूल 11 में, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और फिर लास्ट में एक क्लास होगा जो बहुत ही स्पेशली क्लास होगा सीपीसी का, उसमें हम लोग जो है सारा का सारा जो निचोड़ है, कंक्लूजन है, वो हम लोग समझेंगे। और आपका जो 10 मार्क्स है वो कहीं नहीं जाने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।